भी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। संभल में सीधे सीधे हत्याएं हुई हैं। 5 लोगों के हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे हत्याएं हुई हैं और हत्याएं वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस कभी अपनी करनी को देखती है, पुलिस अपने किए हुए कार्यों की जिम्मेदारी लेती है। ये गोली लगी, इनका कहना आपस में मारेंगे, आप बताए कोई एक दूसरों को आपस में मारेंगे? आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलाह रखती है। वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। अगले दिन दंगाइयों को साथ लेकर के सर्वे टीम का आने का क्या मतलब है? दंगाई साथ क्यों चल रहे थे सर्वे टीम के साथ? कौन लोग थे जो नारे लगा रहे थे? आप जाकर के दूसरे के धार्मिक स्थल के ऊपर नारे लगाओगे और झगड़ा कराओगे और उसके बाद फिर सीधे गोली मार दोगे, तो आप ये क्या है? ये है सुनियोजित दंगा, ये सुनियोजित दंगा है और इनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। ये राजनीतिक बयानों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रभूषण जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। मोहम्मद कुरैशी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रभूषण जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं इस चर्चा की शुरुआत इसलिए आपके साथ करना चाहता हूं कि वो बाकी सब चल ही रहा है कि भाई संभल में ये हुआ, संभल में वो हुआ, इसने उसको मार दिया, तुर्क आ गया, फिर वो सब कुछ चल रहा है। मैं थोड़े अलग मिजाज का हूं कि भाई जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, सभी देख रहे हैं, लेकिन हम समस्या के समाधान की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तभी तो ये रोज बवाल हो रहा है। मुझे एक बात बताइए चंद्रभूषण जी, कुल मिलाकर 118 जगह ऐसी हैं जहां पर पहले मंदिर था, जो तर्क दिए जा रहे हैं। 1800 जगह ऐसी है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। 1800 जगह ऐसी चिन्हित हैं जहां पहले मंदिर बताया गया, जहां जो मुगल थे उन्होंने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बना दी। तो यह विवाद तो चलता रहेगा नहीं चंद्रभूषण जी? या फिर एक साथ एक आदेश जारी कर दो? कब तक ये लोग मरेंगे? आज 1 मरे, कल 2 मरे, फिर 3 मरे, फिर 4 मरे, एक साथ ही आदेश जारी कर दो? नहीं चंद्रभूषण जी? तिलक जी, आप जो बात कह रहे हैं, हाँ, न सरकार कोई आदेश जारी करती है, हाँ, और न सरकार किसी भी पक्ष में कोई एक तरफा निर्णय करती है। अच्छा, तो ये आनी आप लोगों को कोई लेना देना नहीं? जो विषय कोर्ट के अधीन है और कोर्ट के अनुसार चल रहा है, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? सर, पहली बात, किसी पार्टी के और जो एक मिनट राजनीतिक एजेंडे में मंदिर सबसे प्रमुख मुद्दा रहा हो, आज आप मुझे ये बता रहे हैं कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं? नहीं, आप जो बता रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा राम जन्मभूमि के काम का नहीं,
बच्चा बच्चा और राम का जन्मभूमि के काम का जो विषय था वो विषय पूर्ण हो गया। तो मैं वही पहले पूछ रहा हूं ना सर, 1800 से ज्यादा ऐसे चिन्हित मस्जिद या विवादित स्थल हैं जहां कहा गया कि यहां पहले मंदिर था, तो अब कब तक ये जारी रहेगा विवाद? मैं ये जानना चाह रहा हूं। 1 2 3 लोग मरते रहेंगे, एक साथ आदेश जारी हो जाए ना? नहीं, फिर वही बात है, क्या किसी भी विषय पर एक साथ कोई आदेश जारी हुआ क्या? अच्छा, एक प्रक्रिया के तहत दोनों पक्ष कोर्ट में थे, कोर्ट ने सर्वे के अनुसार वहां सर्वे करने का अनुमति दी। ठीक। दोनों पक्ष सहमत थे कि आइए और सर्वे करिए। एक दिन टीम गई, फिर दूसरे सर्वे पूरा नहीं हुआ होगा तो समय और मांग के दूसरे दिन गई। ठीक। तो देखिए, ये आपसी सहयोग की बात है, और इसमें ये नहीं है कि आप 1800 स्थानों को ये मान लो कि हिंदू टेम्पल ही थे या क्या स्थान थे। अच्छा, आगरा को क्या मानते हो ताजमहल को? एक मिनट, ताजमहल को क्या मानते हो? नहीं, देखिए, ये क्यों? ताजमहल आज ताजमहल है, उसको क्या मानते हैं? ये जब तक तथ्यपूर्ण नहीं हो जाता, कोई फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं हो जाता। नहीं, आप क्या मानते हो ताजमहल को? ये बताओ ना, आप कह रहे हो ना हमारा कोई लेना देना नहीं, ताजमहल को क्या मानते हो? अपनी लाइन से मत हटना अगर चंद्रभूषण जी, मैं आपसे इतना बस जानना चाहता हूं। मैं समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहा हूं। आज ताजमहल को ताजमहल मानते, और पहले क्या मानते थे? आगे पहले मैं था नहीं तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा, आप मेरे सामने से और जो आपके नेता कहते हैं ताजमहल है वो? भाई, कौन क्या कहता है किसी को? सर, ऑफिशियल आपके बड़े नेताओं के बयान है, ये ताजमहल नहीं है, ताजमहल है। यदि बयान है तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे। अच्छा, तथ्य होंगे। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूं। कोर्ट में पेश करेंगे। देखिए, राम मंदिर के जो विषय का निर्णय कोर्ट ने किया, हाँ। और दोनों पक्षों ने माना, हाँ। और ये कोई सरकार का फैसला नहीं था। सर, मैं वही कह रहा हूं, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, तो कोई बवाल नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, नहीं, चंद्रभूषण जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आपने सर्वे का जिक्र किया, ये मैंने पहले भी इस तथ्य को रखा था, मैं फिर से रख रहा हूं। 19 नवंबर, यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 19 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के लिए याचिका दायर होती है। ठीक, 19 नवंबर को ही दोपहर 3:30 बजे याचिकाकर्ता के कहने पर सर्वे के लिए आदेश जारी हो जाता है। सिविल जज आदेश जारी करते हैं, समझिएगा, कुछ ही घंटों के बाद 3:30 बजे। और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद 7 बजे कोर्ट सर्वे के आदेश को शुरू करवा देता है। मतलब सर्वे शुरू हो जाता है 7 बजे। कभी सुनी ऐसी घटना? एक उदाहरण, एक ही दिन में याचिका दायर, सुनवाई हुई और उसके तुरंत बाद सर्वे शुरू। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? जो काम कर रहा है उसको सरकार से जोड़कर कैसे आप देख सकते हैं? ओके, क्या सरकार काम कर रही है? बिल्कुल। उनको वहां पर ऑब्जेक्शन करने का वकीलों का अधिकार होता है, हाँ। उसको आगे कोर्ट में ले जाने का अधिकार होता है। दूसरे पक्ष को सुना गया, आप ये कह रहे हो? रात के 12 बजे से 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने का अधिकार हो सकता है। इस देश में आपने कहा हमारा कोई लेना नहीं, हम तो सरकार है भाई। आतंकवादियों बिल्कुल के 3 बजे कोर्ट चंद्रभूषण जी, एक मिनट सर, एक मिनट, वो उसका उत्तर मैं लूंगा ना उनसे। जो आपका सवाल है तो आप इसे पूछूंगा ना। आपने कहा सरकार है, हम तो, हमारा कोई लेना देना नहीं इस मसले को लेकर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। ठीक, कुछ तो जिम्मेदारी है आपकी। तो फिर एक बात बताइए कि ये जो बताया जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन है, उसके पीछे भीड़ जो है धार्मिक नारे लगा रही थी, वो कौन थी? देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, हाँ। उस वीडियो पर वहां के जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया है कि वो वीडियो कब का है, वीडियो कैसे नहीं, वहां धार्मिक नारे लग रहे थे। मेरी सुनिए बात सर, सर्वे हो रहा था ना, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। तो वो भीड़ कौन थी, वो भीड़ कहां से आई थी, और सर्वे की टीम के साथ वो क्या कर रही थी? सर्वे की टीम को बैकडोर पर निकाल कर ले जाया गया, क्योंकि वहां पर ये अराजक तत्व बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आए हुए थे कि वो उन पर बहुत बड़ा। माननीय चंद्रभूषण जी, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आखिरकार सर्वे की टीम के साथ वो भीड़ कौन थी जो नारे लगा रही थी, धार्मिक नारे? अच्छा, एक चीज बताइए,
ये भीड़ कहां से आई और उस भीड़ को काबू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो हजारों लोग नकाबपोश लोग आए, जो प्री प्लान के साथ वहां पर लाठी डंडे लेकर आए, वो कहां से आए? वो आप बताएंगे ना सर। आपसे हिंदू मुसलमान का नहीं झगड़ा था, आप समझने का प्रयास करिए। इस विषय में विष्णु शंकर जैन और जो टीम गई हुई थी या सर्वे का अधिकारी जो गया होगा, उस पर इन लोगों ने हमला किया। ये पीछे से जब इनको सर क्या ना ऐसे आप थ्योरी अपनी थ्योरी बना रहे। सर मुझे एक बात बताइए ना कि अगर वहां पर विष्णु एक मिनट वहां पर अगर नारे लगाए जा रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि विष्णु शंकर जैन नारे लगा रहे थे, लेकिन वहां अगर भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी, क्या उन्हें चिन्हित किया गया? वो कौन लोग थे? अरे कौन थे? आप ही वीडियो दिखा रहे हो, आपके चैनल, हर चैनल पे वो वीडियो चल रहा है। सर वो कौन लोग थे, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। क्या आपने उन्हें चिन्हित किया? भाई आप ये बताइए तिलक जी, यहाँ पे हजारों लोग नकाबपोश थे, डंडे लाठी के साथ थे सर, लेकिन वो तो नहीं थे ना जो नारे लगा रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सर्वे टीम के साथ थे कि नारे लगाने पर इतना बड़ा बवाल हो गया। अरे भाई बहराइच में भी नारे लगाने पर बवाल हो गया था क्या? बस आप सवाल घुमा गए चंद्रभूषण जी। सवाल नहीं, आपने लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप ये कह रहे हो कि आप राजनेता हो, अगर आप किसी आईपीएस को बिठा दोगे या फिर उत्तर प्रदेश को समझने और जानकार व्यक्ति होगा, वो बता देगा कि संभल का मिजाज क्या है। समझ रहे हैं आप? संभल का जो मिजाज, सुनिए मेरी बात, संभल का मिजाज बहुत ही शांत मिजाज है। अच्छा, लेकिन ये कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसको सुलगाया गया, वहां भीड़ भेजी गई, यानी आप ये कह रहे हो, किया गया। ठीक, यानी आप ये कह रहे हो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इन्होंने ही भड़काया, इनके खिलाफ विवाद और इन्होंने ही सब कुछ बवाल काट दिया। ठीक है सर, एक मिनट मोहम्मद कुरैशी साहब, तो दंगा भड़कवाएंगे आप, चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो? भाजपा तो यही कह रहे हैं। लेकिन दंगा भड़काने में दिल्ली का बड़ा हाथ। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से अक्टूबर में पहला दंगा होता है बहराइच में, और एक हमारा भाई मार दिया जाता है जो झंडा आगे झंडा उठाता है, अपना झंडा लगा देता है, और बहकावे में आदमी आके अपनी जान से बैठता है और अजय कपूर। मोहम्मद साहब अगर फोन पास ले आए तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा, आपका ऑडियो धीमा आ रहा है। जिस तरीके से अडानी जी का चर्चा चल रहा था पिछले एक हफ्ते से, उस समस्या का समाधान बनता है और बहुत सही टाइमिंग। कुरैशी साहब आपका ऑडियो परफेक्ट नहीं आ रहा, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं सर, दोबारा कनेक्ट करिए। राज जी, सुनने में आया कि राहुल जी जाने वाले संभल? जा ही रहे थे, उन्हें रोक रहे थे। अच्छा, रोक दिया? जाने वाले क्या मतलब? हाँ, तो मालूम नहीं है कि वहां जा नहीं सकते? मालूम क्या, देश के लोकतांत्रिक अधिकार है, आज संविधान दिवस मना रहे थे, लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं कहीं भी जाऊं। हाँ। इसमें आपको या मुझे या किसी से तो संभल जाने का मन है राहुल गांधी जी का? नहीं, मन नहीं होता है। नहीं, मैं गलत ऐसा की बात नहीं, मैं सिलेक्ट करके शब्द नहीं बोल रहा, मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो भारतवर्ष के विपक्ष के जननायक हैं, नेता हैं। ठीक, जहां भी किसी भी धर्म का। हाँ। मैं तो यही नहीं जान पा रहा कि अभी देखिए कुरैशी साहब का एक शब्द बड़ा अच्छा लगा कि बहराइच में जब वो भाई मारा गया, हाँ। लेकिन चंद्रभूषण साहब ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकते कि संभल में मेरे भाई मारे गए। ये डिफरेंस है। अच्छा। ये डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, एक बात, आपने बहराइच का जिक्र किया तो माननीय राहुल गांधी जी, बहराइच में उनका दिल नहीं पसीजा था, वो जो भाई मारा गया था? एक और मेरी बात, तो फिर वहां क्यों नहीं गए थे वो बहराइच में? बात सवाल ये कि वहां नहीं गए थे, क्या नहीं गए थे? अच्छा, तो वो सवाल नहीं है, मतलब बहराइच में आपका दिल नहीं पसीजा और आप कह रहे हो कि भाई हाँ हम संभल जाएंगे लेकिन बहराइच में नहीं जाएंगे, क्यों? बहराइच में भाई नहीं था क्या? वहां जाना अपराध है? नहीं, बहराइच में जाना अपराध था? पहले बताइए, संभल जाना अपराध है? पहले बताइए, बहराइच में जाना अपराध था? नहीं था। तो फिर किसने रोका था? नहीं था, मगर हम लोगों ने आवाज उठाई। आपको टैक्सी लेकर जाना था या फिर बस के साथ जाना था? बात आप तो ये बोलते चार्टर्ड प्लेन तैयार करो मैं जाऊंगा, बात तो इतनी थी ना। एक और मेरी बात सुनिए, इसमें कोई बात नहीं होती। जब उसमें हमारी पार्टी ने उस वक्त भी विरोध किया, मैं उस वक्त भी आपके चैनल पे बोला था। सर, सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं आप। नहीं, ये तो आप हिंदू मारा गया था इसलिए नहीं गए थे क्या? आप कह दो कि सेलेक्टिव, वहां हिंदू मारा गया था इसलिए नहीं गया। मैं एक और बात तो सुनिए ना, सारी बात आपकी मान जाए, हेडमास्टर की तरह तो नहीं मानूंगा ना आपकी बात को। आपकी बात कैसे मान जाऊंगा?
आप जो चाहे कहें, आप तो सही करेंगे। आप डिक्लेयर कोई करोगे, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ चंद्रभूषण जी, नहीं करनी चाहिए राहुल प्लीज गांधी कीप को। क्वाइट, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। आप माइंड योर आप चुप रहिए, बिल्कुल आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। आ जाओ, आप ही से ये बताइए पहले, क्या आप सही बात कह रहे हैं। आप ये बताइए, आपको आप मुझे एक बार बताइए, क्या मुसलमानों को इस देश का नागरिक मानते हो? अरे किसने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने से अधिकार है, उसका संविधानिक अधिकार है, लेकिन आपको जाने से आप लोग अपनी राजनीतिक देखने के लिए उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, करने के लिए भाई आप उनको भोगी मत मोहरा बनो, कह रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इतना कहो, आप और कुरैशी भाई में एक अंतर देखा, उन्होंने कहा बहराइच में एक मेरा भाई मारा गया, और आपका तो जमीर मर गया, आपने आपकी पार्टी का जमर मर गया, वो जमीर में आत्मसम्मान बेच दिया। आप नहीं कह सकते आप मेरे 5 भाई मारे गए, आप और राक्षस को समांतर बताता है। एक मिनट कुरैशी साहब जुड़ गए, कुरैशी साहब अपनी बात पूरी करेंगे। कुरैशी साहब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे हैं कि दंगा आप लोगों ने भड़काया, आपके सांसद, आपके विधायक का बेटा इसमें शामिल है। पिछले 5 दिनों से जो अडानी ग्रुप की छवि, जिस तरह से देश की छवि को अडानी ग्रुप ने खराब किया, उसकी जो चर्चा चल रही थी, उस मित्र मंडली को बचाने के लिए एक दंगे के करा के प्रदेश की जो चुनी हुई सरकार है उसको बदनाम करने के लिए दिल्ली ने दंगा लागू कर दिया। ये दंगा स्क्रिप्टेड है और दिल्ली द्वारा स्क्रिप्टेड है, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश के अमन भाईचारे को खराब करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं कुरैशी साहब? जी अच्छा, ये दिल्ली ने करवाया ताकि यूपी की सरकार बदनाम हो? ये दिल्ली ने करवाया क्योंकि दिल्ली और यूपी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। अच्छा, और 36 के आंकड़े में कहीं ना कहीं उनको ये जो इस टाइम उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक चल रहा है, उस माहौल को गंदा करने के लिए एक दंगा करवाया गया अक्टूबर में बहराइच, आलोक पांडे नवंबर में ये बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नवंबर में संभल और संभल में दंगा कराना मुख्यमंत्री जी को पहले जो टास्क दिया गया, बाई इलेक्शन की 9 सीटों का पहला टास्क दिया गया, उसको पूरा करो, नहीं तो सत्ता से बेदखल किए जाओगे। लेकिन उसके बाद जब वो कुरैशी साहब, उसका उत्तर एक बात कुरैशी साहब, अखिलेश जी ने सब कुछ बोल दिया संभल के मामले पर, लेकिन वो भीड़ कौन थी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं ना आपसे, सुनिए मेरी बात। नहीं, अखिलेश जी का बोलना और कुरैशी साहब का बोलना दोनों अंतर है ना। अरे आप बात सुनिए ना। जी बोलिए। आप सुनना चाहिए, मैं यहाँ हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। बोलिए सर। अगर विष्णु शंकर जैन के साथ जो लोग जा रहे थे, क्या वो सरकारी लोग थे या कोई सड़क छाप गुंडे थे या किसी पार्टी के नेता थे या किसी संगठन के वर्कर थे, जो इतनी उत्तेजना के साथ जैसे लग रहा कहीं मोर्चे पर लड़ाई लड़ने जा रहे हो, चीन पर आक्रमण करने जा रहे हो, पाकिस्तान पे आक्रमण करने जा रहे हो? ये तो अपने देश के लोगों पर चढ़ाई करने के लिए धार्मिक स्थल पर आपकी नजर में एक मिनट वो भीड़ कौन थी जो नकाबपोश थी? ये जवाब तो जिला प्रशासन जवाब देगा। अच्छा, वो जवाब देगा, धार्मिक नारे लगा रहे थे और जो निजी वाहन चला रहे थे, ये तो लोगों के घरों को फूंक रहे थे, वो कौन थे? ये तो शासन और प्रशासन की जवाबदेही बनती है। अच्छा, तो पत्थर भी एक साथ ही लेकर आए थे सर्वे वाले? जनता को जवाबदेही शासन और प्रशासन की बनती है। साहब, वो पत्थर जो लेकर आए थे, वो मोहब्बत फेंक रहे थे, वो सर्वे वाले लेकर आए थे। ये लोग कौन थे? हो सकता है कि माहौल देश का बिगाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अमन भाईचारे को खत्म करने का ये प्लान हो सकता है। माननीय कुरैशी साहब, क्योंकि बहुत अच्छा पत्थर कहां से आए थे? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, वो नकाबपोश कौन थे? बहराइच के दंगे की आग को भड़काने की कोशिश की गई, देश के हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को बड़ा रखा और सब्र का दामन थामे रखा। अच्छा, देश के हिंदू मुसलमान झगड़े में नहीं पड़ा, लेकिन फिर जब वो दंगा नहीं हुआ तो इस दंगे को फिर से भड़काने के लिए कहीं ना कहीं से इनको प्रमोट करके लोगों को भेजा गया, कुरैशी शक्ल में भेजा गया। कुरैशी साहब, नकाबपोश जो थे वो कौन थे? उन्हें क्या मानते? अरे इसका जवाब तो शासन प्रशासन देगा, दंगाई थे, सरकार देगा, सरकार नहीं, वो तो बाकी सब ठीक है, दंगाई थे नहीं, जो आपके सर्वे की टीम के साथ गुंडे आए थे, जो नकाबपोश थे, नारे लगा रहे थे वो लोग कौन थे?
वो कौन थे जो नकाब पहने हुए थे माननीय कुरैशी साहब? इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा, पुलिस आपसे मैं पूछ रहा हूं ना सर, आप तो पुलिस वालों को गुंडा साबित कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो नकाबपोश कौन थे? कुरैशी साहब इस बात का कैसे जवाब दे सकते हैं कि संभल में जो लोग दंगा कर रहे थे वो लोग कौन थे? नकाबपोश कौन थे विष्णुशंकर जैन के साथ अराजक तत्व ऐसे जो नारे लगा के धार्मिक स्थल में घुस रहे थे, ये वो लोग कौन थे? उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। अब एक बात, मेरे को मालूम था इसका उत्तर नहीं देंगे आप, नकाबपोश पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए सर। चलिए मैं आपकी बात मान गया कि ये जानबूझ के बवाल करना चाह रहे थे। 19 तारीख को सर्वे हुआ था, सर्वे शांतिपूर्ण हो गया, शांतिपूर्ण हुआ, ठीक। 20, 21, 22, 23 याचिका क्यों नहीं दाखिल की? रुकवा देते, दोबारा सर्वे हुआ नहीं, रुकवा देते ना। नहीं हुआ, लेकिन जब अराजक सर लिखित में था वो सर्वे, जब होना था सर, रुकिए ना एक मिनट, वो लिखित में था आदेश कि सुबह 7 बजे सर्वे शुरू होगा। बिल्कुल हो, ठीक, और उसमें बकायदा हस्ताक्षर थे। अब मुझे एक बात बताइए ना सर, आप एक बात बताइए, अगर आपको आपत्ति थी तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि नहीं? आप कोर्ट क्यों नहीं गए सर? किसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अगर पार्टी को इन्फॉर्मेशन थी, जिस तरीके से ये दंगा करने के लिए एक पूरी फौज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पाकिस्तान पे आक्रमण करने जा रहे हैं, देश का मुद्दा है, अपने लोगों का मुद्दा है, कुरैशी साहब बीच में इस तरह का माहौल बना। आलोक जी, आज एक बयान है माता प्रसाद पांडे, बोले कि पुलिस वालों के पास 2 असले होते हैं। मुझे नहीं मालूम, कह रहे हैं 2 असले होते हैं, राज जी को भी शायद मालूम होगा, होते हैं, इनको मालूम है। अब 2 असले हैं पुलिस वालों के पास, एक वो जो सरकारी और दूसरा जो अवैध। मतलब पुलिस पर इन्हें यकीन नहीं, लेकिन पुलिस की सुरक्षा चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि नहीं ये पुलिस वाले हमें नहीं चाहिए सुरक्षा के लिए, और कह रहे कि 2 असले होते हैं। ये चल क्या रहा है? मुझे लगता है फिल्मों से ज्यादा प्रभावित है। जब कोई दंगा होता है या जब कोई इस तरह का संग्रह होता है, कैमरों के बीच में ले लेते हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए तो इनकाउंटर वगैरह के लिए कभी कुछ प्रयोग करते हो कि अगर ऐसा है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा, रियल में तो मैंने पुलिस को कभी देखा ही नहीं। आप तो फिल्मों में रहे, कहना चाहते हैं कि आप रियल जिंदगी कहाँ जीते हो भाई? आप आलोक भाई रियल जिंदगी नहीं जी, अभी आप जैसा एक उम्र दराज व्यक्ति 5 लोगों की मौत हो जाए और प्रदेश का एक जिला आग से झुलस रहा हो, आप हंस रहे थे, क्या मतलब है? आपने फिल्म नहीं देखी क्या? मैं दावे के संग कहता हूँ, लीजिए मेरी बात का खंडन करिए, मैं दावे के संग कहता हूँ, हर जिले की एसओजी के सिपाही एक तमंचा अलग से लेके चलते हैं। आप बताइए मेरी बात का खंडन करो। अगर वाकई जमीर वाले, अगर जमीर एक हंसते रहते हो, आपको देश का मर जाए, आप उसकी अर्थी में हंसना पसंद करते हो। एक मिनट राज जी, आपके बीच नहीं बोले वो, 1 मिनट प्लीज। आलोक जी पूरी बात बोले। आलोक, और अगर आप हंसे, आज कौन होते डिसाइड करने वाले? मैं गलत बोल रहा हूँ सही? 1 मिनट प्लीज आलोक जी अपनी बात रखिए आप। आलोक जी प्लीज उलझिए मत, प्लीज अपनी बात रखिए। ये संबल में जो कुछ हुआ वो जायज है क्या? आपका मजाक होगा। 1 मिनट राज जी प्लीज। आलोक जी, संबल में तनो पीछे निकले और ये कह रहे हैं कि क्योंकि धार्मिक नारे लग रहे थे रोड में, हमने देश में सरपंच से जिता का नारा राणा फ्रांस की कश्मीर पर सुना है। किसके चलाइए, जेल क्यों नहीं डालते? मुकदमा चलाइए और किसके मुकदमा चलाए उस पर? अगर ऐसे बोलते अगर मुझे एक बात का जवाब दे दो, आज होने लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा देश को भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बर्बाद आप जैसे विश्लेषक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चौहान चंद्र भूषण साहब को माफ किया जा सकता है, आपको तो सजा मौत से बढ़कर सजा देनी, आपको तो फांसी से 3 बार लटकाना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? 1 मिनट प्लीज, ऐसे नहीं प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इतना सा जवाब दे दे आलोक भाई, इतना सा जवाब दे दो। राज जी अभी आलोक जी का वक्त है, मैं 1 मिनट प्लीज, आलोक जी अपनी बात रखेंगे। आलोक जी ज्यादा वक्त बर्बाद करने वाला संदेश को प्रचारित कर देंगे। आलोक जी ये
ये देश को बर्बाद करने वाले पिशाच हैं। राज जी अपनी दिल को भाषा से में सही तक रखिए, जरूर कैसे बिल्कुल लाइफ से बात करिए का अपनी आदमी। आलोक जी प्लीज एक मिनट, नहीं एक मिनट, अपनी भाषा मैं पर जानवर हो सकता हूँ, एक मिनट, मैं जानवर हो सकता हूँ, मगर किसी देशवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक मिनट, अभी ऑडियो नीचे रहेगा राज जी का, सिर्फ आलोक जी का। आलोक जी, ये एफआईआर बता रही है कि वहां साजिश रची गई, सीसीटीवी में नकाब पोछते। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, गुस्सा आया, गुस्से में आप बाहर निकल आए। कुरैशी साहब मेरी बात को प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, पार्टी वाइज ठीक है, जो आपको लाइन लेनी है आप लीजिए। गुस्सा आया, आक्रोश में आप लोग बाहर निकल आए, ठीक, तो ये नकाब पहन के क्यों आए थे? नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप निकले होंगे, आप ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए इसको अल्फाजों को वापस लीजिए कि आप निकल आए बाहर। इन अल्फाजों को वापस लीजिए पहले। किन अल्फाजों को सर? जो आपने कहा कि आप नकाब पहन के निकल आए। आप नकाब पहन के मतलब जो निकल के आए उनकी बात कर रहा हूं सर। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं कुरैशी साहब? नहीं सर, मैंने आपका जिक्र थोड़ी ना किया, आप व्यक्तिगत अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जो नकाब पहन के आए मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं डायरेक्ट, कुरैशी साहब देखिए मेरे साथ ये हिंदू मुसलमान मत खेलिए। कुरैशी साहब मैं अलग मिजाज का हूं, मेरे साथ मत खेलिए। कैसे डिसाइड हो गया? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, नकाबपोश कौन थे तो आप ही खुद ही बता रहे हो, मैंने तो नाम भी नहीं लिया मुसलमान थे वो। नहीं, आपने कहा ना कि मैंने कहा कि वो नकाब पहन के कौन आया? नहीं, आप कह रहे मुसलमान है, नहीं कहा। मैंने कब कहा? आपने कहा आप नकाब पहन के बाहर निकला। हाँ, तो नकाब पहन के कौन आया? मैंने नाम लिया क्या, या मैंने धर्म का जिक्र किया? आपने डायरेक्ट कहा। कुरैशी साहब देखिए ये सब चीजें मेरे साथ मत करिए, ठीक? आप अपने सवाल का उत्तर दीजिए। आप मुझे टारगेट करके ये मत कहिए जो नकाब पहन के आया मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, वो दंगा कर रहे थे, बस मेरी नजर में दंगाई थे वो। और कुछ सुनना चाहेंगे? आप करेक्ट हैं आप जी, वो दंगाई थे बिल्कुल। हाँ। दंगा करने वाला दंगाई होता है, वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। वो आप ही बोल रहे हैं, मैंने एक बार भी ना मैंने हिंदू बोला ना मुसलमान बोला। जो नकाब पहन के आए वो दंगाई नंबर 1 थे, लेकिन जिनके हाथ में पत्थर थे वो दंगाई नंबर 1 थे। आपने कहा आप नकाब पहन के निकल आए। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब अपना विजुअल सुन, अपनी आवाज सिर्फ सुन लीजिए। कुरैशी साहब ऐसा है जी, अभी वक्त इस बहस का नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका जिक्र किया तो प्लीज व्यक्तिगत मत लीजिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, ठीक? थैंक यू वेरी ठीक। लेकिन वो नकाब पहन के आए तो फिर वो दंगाई थे, बिल्कुल होंगे जी। वो पत्थर फेंक रहे थे वो दंगाई थे। अब रुक जाइए कुरैशी साहब का ऑडियो नीचे। और आलोक जी, तो वो जो दंगे के इरादे से नकाब पहन के आए होंगे, जो आए होंगे हाथ में पत्थर लेकर, अगर मारना ही था पत्थर तो बिना नकाब के भी तो मार सकते थे कि नहीं? और पुलिस वालों को पत्थर मारने का क्या मतलब? पुलिस थोड़ी ना सर्वे करवा रही थी कि या जो सर्वे करवाएगा उसका सर फाड़ दोगे। मेरा मानना है कि जो भी पत्थर उठा रहा, पहली बात है उसे सबको कंडेम करना चाहिए। उसकी वजह से सब लोग कह रहे क्योंकि आपने ऐसे नारे दिए इसलिए हमने पत्थर चलाया, इसलिए अच्छा जिनके ऊपर नारे दिए तो उनको चलाते। आप पुलिस पर हथियार लूटने की बात कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर जानने में हमला कर रहे हैं, सरकार में हमला कर रहे हैं। नहीं, और आपने सुना नहीं, माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाई 2 हथियार होते हैं पुलिस के पास, एक असली वाला, एक जो अवैध होता है, जो कानूनी होता है, एक अवैध होता है। और एक से मन किया तो अवैध से मार दिया। और माता प्रसाद जी को उसमें वीडियो बना लेना चाहिए ना। सबके पास ऐसे मोबाइल है, क्या उनके पास वो छोटा वाला कैमरा है क्या? उनके पास इसमें कैमरा नहीं है। कुरैशी साहब ऐसी अनावश्यक बातें नहीं करनी। कुरैशी साहब, राज शर्मा जी बैठे हैं, हमारे देश के एक नागरिक हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात की कि हम जब ये कह रहे हैं कि मरने वाला हमारा भाई था बहराइच में, जो मरा हमारा हिंदुस्तानी भाई था, जो संभल में मरे वो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। बहराइच में मरने वाले को तुरंत घोषणा कर दी जाती है कि 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इनके लिए कोई घोषणा की गई कि इनको मुआवजा दिया जाए? देखिए, दंगों में हमेशा मासूम मरते हैं, दंगा करने वाला कभी नहीं मरता, दंगाई हमेशा भाग जाते हैं, दंगाई हमेशा दंगा भड़का के भाग जाते हैं, मरता हमेशा मासूम है, मरता हमेशा मासूम। दंगे में दंगाई कभी नहीं मरता। नकाबपोश थे वो मासूम थे जो पत्थर चला रहे थे? नहीं, मैंने कहा जो मरे। नहीं, मैं नकाबपोशों की बात कर रहा हूं। दंगे में दंगाई नहीं मरता। अच्छा कुरैशी साहब, दंगाई भाग जाता है। कुरैशी साहब, जो बहराइच में आपने कहा कि वो हमारा भाई था, तो वो जो बहराइच में हिंसा में जो हिंदू लड़का मारा गया उसके यहाँ कोई गया नहीं सपा वाला, क्यों? नहीं, ऐसा है ना कि
हम तो नहीं गए, हाँ। लेकिन हमारी संवेदनाएं उसके साथ हैं। अच्छा, उसको लोगों ने उकसावा दिया, उसको बढ़ाया। ओके, संवेदनाएं हैं, आलोक जी उनकी संवेदनाएं हैं, समझे आप? देखिए, उसके माँ बाप को कितनी तकलीफ गुजरी होगी जब उसके एक लाल, उसका औलाद, उनकी औलाद, जवान बच्चा दुनिया से बेवक्त रुखसत हो गया। तकलीफ तो होगी ना, हर इंसान को तकलीफ होगी। इंसान जो है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर एक इंसान का दिल है, उसको तकलीफ होगी। जिसको तकलीफ होगी वो इंसान होगा, और जो इंसान नहीं होगा उसको तकलीफ नहीं होगी। वो सिर्फ धर्म की बात करेगा, हिंदू मुसलमान की बात करेगा, मुस्लिम हिंदू करेगा, मंदिर मस्जिद करेगा। हम तो बात कहते हैं हिंदुस्तान में, जब मोदी जी आज की तारीख में कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना होगी तो मतभेद पैदा होंगे, जातीय जनगणना से मतभेद पैदा होगा, अमन शांति भंग होगी। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढा जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। हमारे यहाँ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, उस वर्शिप एक्ट के तहत जो चीजें तय हो चुकी हैं उसको इस तरह से माहौल बनाना ये अच्छी बात नहीं है। देश का जोड़, ये देश को जोड़ना हम सब की जिम्मेदारी है, देश को जोड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें देश को जोड़ने का काम करना है। आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा। कुरैशी साहब जी साहब, आपने मुझे धर्म के आधार पर बांट दिया। नहीं, मैंने नहीं बांटा। एक मिनट साहब, जब मैं यहां बैठता हूं ना, तो मेरा एक ही धर्म होता है, वो पत्रकारिता धर्म। ठीक, हाँ बिल्कुल होना आज चाहिए। समझा रहा हूं, अगली बार ये उत्तर, ये सवाल जो है आप नहीं उठाएंगे। अभी रुक जाइएगा एक मिनट साहब, जब कहीं आप गलत होंगे तो कुरैशी साहब यहाँ पर आपके अलावा 3 मेहमान बैठे। रुकिए मेरी बात, एक मिनट कुरैशी साहब, एक मिनट। अभी आपने राज भाई कहा, एक मिनट रुकिए ना। आपके अलावा 3 बैठे हैं, आपके सहयोगी आपके साथ, आप सहयोगी और भाई जो कुछ मान लीजिए। अगर इन तीनों में से एक भी बोल देना मैं पक्षपात करता हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, डिबेट नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, बुलवाऊं इन सबसे, या फिर आप बोलिए कि मैं राजनीति छोड़ता हूं। आप करेक्ट करूंगा, करेक्ट और इनकरेक्ट। एक मिनट, मैंने फिर कह रहा हूं, मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। अब आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसी पर आ रहा हूं। कुरैशी साहब, मैं आपको बताता हूं पत्रकारिता क्या होती है। अभी ऑडियो नीचे रखिए, आपसे जो सवाल था वही पूछा मैंने, ऑडियो नीचे करिए। आपको पत्रकारिता धर्म सिखाता हूं, रुकिए। अभी आप बांटते होंगे हिंदू मुसलमान में, मुझे नहीं आता ये सब, ध्यान रखिएगा। चंद्रभूषण जी, ये वर्शिप एक्ट का जिक्र किया कुरैशी साहब ने, ठीक? पढ़ लीजिएगा, थोड़ा काम आएगा कुरैशी साहब। मैं 4 धाराओं का जिक्र कर रहा हूं वर्शिप एक्ट में, जिसको लेकर यह पूरा लगातार बवाल होता है। वो 4 ऐसी धाराएं हैं। धारा 2, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद धार्मिक स्थल में बदलाव की पेंडिंग याचिका बंद। धारा नंबर 3, किसी धार्मिक स्थल के दूसरे धर्म के बदलने की अनुमति नहीं। धारा 4(1), एक पूजा स्थल की चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। वर्शिप एक्ट में धारा 4(2), प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने के बाद पेंडिंग याचिका बंद, सिर्फ राम मंदिर विवाद को छोड़ के। चंद्रभूषण जी, फिर मेरा पहला सवाल यहीं से आता है। यह वर्शिप एक्ट मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि कुरैशी साहब ने जिक्र किया उसका। तो मुझे एक बात बताइए, 1800 ऐसे मंदिर जिसका मैंने जिक्र किया, जिस पर लगातार कहा जाता है, तो ये वर्शिप एक्ट तो कुछ और बताता है। बोलिए, मैंने कोई धारा गलत पढ़ी हो? तिलक जी, एक बात समझने का प्रयास करिए कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब यहाँ कितने मुसलमान रह गए थे और कितने धार्मिक स्थल अपने वजूद में थे। जिन विषयों को लेकर 1947 से लेकर अभी तक लड़ाई चल रही है या अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, क्या इन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी के धार्मिक स्थल के को ढांचा को तोड़कर वहां पर दूसरे धार्मिक स्थल को स्थापित करना
क्या जमीनें पड़ी नहीं थी इतिहास में? चंद्रभूषण जी, या कौन सी चीजें नहीं पड़ी? चंद्रभूषण जी, आप बड़े, देखिए, आप बड़े या मोहन भागवत बड़े? आप एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आप बड़े या मोहन भागवत बड़े? विचार बड़ा होता है, विचार बड़ा होता है। ठीक तो है। एक मिनट, और मोहन भागवत को क्या मानते हैं आप? मानिए मोहन भागवत जी ने एकदम सही कहा था कि हम इस तरह के चीजों को लेकर नहीं बढ़ेंगे। एक मिनट, आपने कहा कि 1947 और फिर ये वो कानून को भी फिर बदल दीजिए ना, आपके पास अधिकार है। आप 2014 से प्रभुराम की कृपा से सरकार में हैं, तो इस कानून को भी बदल दीजिए जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार में आया। तो मुझे एक बात बता दीजिए, माननीय संघ संचालक मोहन भागवत जी ने फिर ये क्यों कहा कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखा जा रहा है? नहीं, एक मिनट पढ़ देता हूं सर मैं, एक मिनट। एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखा जा रहा है? हमें रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना है? झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर उन्होंने यह कहा कि वो इतिहास हमने नहीं बनाया, ना आज के अपने आप को हिंदू कहलवाने वालों ने बनवाया, ना आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों हैं। ये मामले उठते हैं, तो हर मंदिर में शिवलिंग कब तक खोजोगे? ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। आप बोलिए कि ये आप मोहन भागवत जी से बोलिए। नहीं, अब वही बात मोहन भागवत जी ने जून 2022, हाँ अभी लेटेस्ट में जून 2022 में, ठीक है, हाँ। जून में 22 में कहा गया, हाँ। वो विषय और आज के विषय को समझने का प्रयास करिए। समझाइए। जो आज हो रहा है, हाँ। वो कानूनी प्रक्रिया या कानूनी अधिकार के तहत हो रहा है कि तो नहीं हो यानी रहा है? हम हर मंदिर, हाँ ना आप ही के मुताबिक, क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा, मैं वही बात पे हूं, यानी कि 1800 ऐसी जगह जो चिन्हित है जहां पर है कि भैया यहां मंदिर था, तो हर जगह खुदवाई होगी ना। अब ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। ये देखिए, खुदवाई कौन करेगा? हाँ, कानूनी इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है किसी चीज को। तो क्या मोहन वहाँ भागवत पर जी को यह बात क्यों नहीं समझ में आई? नहीं, फिर आप संविधान की बात, संविधान में क्या लिखा हुआ है? नहीं, तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं मैं उस पर हूं ना। मैं मोहन भागवत जी की बात को ये कहता हूं कि जिन लोगों को ये लगता है, सुनिए, कि इस देश में आप उनकी बात, हाँ सुनिए ना बात को, आप मोहन भागवत जी की बात करिए कि किसी भी मस्जिद के या किसी भी धार्मिक स्थान पर यदि किसी दूसरे धार्मिक स्थल का अस्तित्व है तो उसको वापस कर देना चाहिए अपने आप। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि आपने किसी भी मंदिर को तोड़कर, तो आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आपको दूसरी जगह। ईमानदारी से सवाल पूछूं, 1947 के बाद कितनी जमीनें चंद्रभूषण जी, ईमानदारी से सवाल का उत्तर देंगे? भाइयों का एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट, ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर देंगे? जो ये याचिका दाखिल हुई है इस पूरे विवाद को लेकर, संभल मामले को लेकर, जामा मस्जिद वाले को, वो याचिका पढ़ी आपने? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े ना, यही है प्रश्न का उत्तर, यही है प्रश्न का उत्तर। क्यों, किस बात का उत्तर प्रश्न का? कि आप लोगों ने जो याचिका पढ़ी नहीं, उस याचिका को डिफेंड करने आ गए आप। आ जाइए, कानून वहां पर याचिका पढ़ी नहीं, क्यों पढ़े गए? गजब गजब। कुरैशी साहब, आप दीजिए सर्टिफिकेट। एक चंद्रभूषण जी, एक मिनट, अब सबका ऑडियो। कुरैशी साहब, सर्टिफिकेट दीजिए। बोलिए सर। दीजिए सर्टिफिकेट, अभी बांट रहे थे आप। समझ में आया? मेरा एक ही धर्म है, वो पत्रकारिता धर्म। आज के बाद ये सवाल मत उठाइएगा राज जी, वरना ये सर्टिफिकेट गया। ये लो राज जी, ये विवाद कैसे खत्म होगा, या ये विवाद यूं ही जारी रहेगा? और तुर्क और पठान के बीच के विवाद का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे ही बचाओगे संविधान? नहीं, मैं ये बात मानता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को नहीं सुधारेगी और चैनलों में, तमाम चैनलों में बोलने वाले विश्लेषक अपने किरदार के संग सही इंसाफ नहीं करेंगे,
ये उन्माद कभी खत्म नहीं होगा भाई। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, तो 1984 में आलोक पांडे बैठे हुए थे क्या? हो सकता है नहीं बैठे हो, ये तो अभी 2014 के बाद पैदा हुई। जैसा कि ये जैसा कि लगते तो पहले के, जैसा कि ये विषय पर आइए, व्यक्तिगत हमले मत करिए सर। हाँ नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मेरा किसी आलोक मेरे लिए भाई है, लेकिन जब ये आप मानते हैं राज जी की पुलिस वालों के पास 2 असले होते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, 200 मानते हैं आप। तो आप अपनी ये सिक्योरिटी क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों? मेरे पास क्या सिक्योरिटी, मेरे पास तो क्यों उन पुलिस वालों को जिनको आप गुंडा मानते हो तो उनकी सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? एक और बात, यहाँ पे ये तर्क नहीं माना जाएगा। क्यों? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, ये तर्क नहीं कि वो गुंडे क्या है, वो भी बेचारे एक इंसान है, एक माँ के बेटे। अभी तो आप कुछ वो भी सर्विस कर रहे हैं, उनको जो बताया जा रहा है। पुलिस वाले किसी के भाई नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, अरे किसी का बाप नहीं है। मैं दावे, एक और बात कहता हूं जो तमाम आपके चैनल में कई बार कह चुका हूं, एनकाउंटर जितने भी होते हैं उसमें 98% फेक होते हैं। और मैं दावे के संग कहता हूं, अगर जिले की एसओजी जो घूमती है, अगर उसमें 16 सिपाही होते तो आग के बाद नाजायज असला भी होता है। देखिए ये बात सच है, इसको बात पर बट आपने जो सवाल पूछा मैं इसको जो नकाबपोश थे वो कौन थे आपकी नजर में? वो वाकई गंदे लोग थे, गंदे लोग बोले तो समुदाय के थे गंदे, उनको तो सजा दे देनी चाहिए। अगर उनका एक और मेरी बात, अगर सरकार का इकबाल वफादारी का होता तो कौन थे वो लोग, क्या लगता है आपको? वो 2-4 लोग हो सकते हैं। 2-4 लोग? हाँ मैं 2-4 तरीके के, 2-4 लोग गिनती में नहीं, अच्छा 2-4 तरीके के लोग हो सकते हैं। तो वो जो पत्थर लेकर आए थे वो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं 2-4 तरीके के लोग बता रहा हूं। एक तो वो जो उन्माद फैलाना चाहते थे। हाँ, तो वहां सुनने में आया कि निगम की गाड़ी आई थी, वो पूरे ट्रक भर के लेकर गई पत्थरों की। मेरी बात तो सुनिए थोड़ा सा। एक वो जो उन्माद को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे, वो जैन साहब के संग मिलकर या किसी के संग मिलकर। दूसरे वो जो एक विरोध करने को करना चाहते थे, टेरर क्रिएट करना चाहते थे। मेरा यहाँ पे एक बात है, जो हुआ वो गंदा हुआ, किसी को कानून लेने का अधिकार नहीं है। और एक और बात आज कह देता हूं, 18 सितंबर को देहरादून में तहसील ने मेरे पक्ष में एक आदेश करा जमीन का, आज चढ़ा वो, आज 1:30 बजे 3 बजे चढ़ा। मेरी मां की जमीन, मेरे पिताजी की जमीन 18 सितंबर को चढ़ा, आदेश हुआ मेरे पिताजी की जमीन, और आज चढ़ा आदेश। आज आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। अब ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या जल्दी थी कि 19 तारीख को हुआ? बताइए आप, गलत है। 1984 की बात चल रही है, प्रवृत्ति को बढ़ावा दोगे तो राम मंदिर का जब आदेश आया था ताला खोलने का, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, 45 मिनट के अंदर ताला खोल दिया गया था। और उसके पहले डीडी न्यूज की वैन वहां खड़ी थी, केवल कितना समय लगेगा? 45 मिनट। जानवर हूं, अगर जानवर हूं तो अपने मालिक को, अपने घर के सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर आपको पिशाच हो, आपको पिशाच है तो पिशाच अपने माँ, अपने पिशाच अपने भाई को नुकसान दे सकता है। आपने कहा ना, मैंने अभी पहले भी कहा, आप जैसे विश्लेषक होंगे देश को बर्बाद कर देंगे। अभी आप हंस रहे थे, अभी चंद्रभूषण साहब भी नहीं आते, आप हंस रहे थे। आप बहुत पिशाच हो, अपने शरीर को बहुत नुकसान कर सकते हैं। आपको माफी बात याद रखना, अगर एक बार को चंद्रभूषण पार्टी को बंद कर रही जानवर, आपने मुझे जानवर कहा था ना, तो दोबारा कह रहा हूँ, जानवर फिर अपने मालिक का वफादार होता है। आप बताइए ना, जिस से जन्म लेता है उसको भी मार देता है। आप उसमें के व्यक्ति हो, आप जैसे विश्लेषक, मैंने पहले भी कहा था, आप जैसे विश्लेषक इस देश को बर्बाद कर देंगे और धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। एक मिनट राज जी, आलोक जी, एक मिनट कुरैशी साहब, सजा दो ऐसे। एक मिनट राज जी, कुरैशी साहब जी सर, इस पूरे मामले में देखिए कोर्ट का आदेश था, ठीक, बिल्कुल, पुलिस ने इंप्लीमेंट किया, पुलिस वहां गई, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उसकी थी, बिल्कुल। अब कोर्ट के फैसले पर अगर आपको दिक्कत है तो कोई भी हो, किसी का सिर तो नहीं फाड़ सकता। कोर्ट का फैसला तो अगर आपको दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और ज्यादा दिक्कत है इंटरनेशनल कोर्ट चले जाओ, ठीक।
अगर ये आपको समस्या है, यानी कि जो भी है, जिसको भी समस्या XYZ, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें पार्टी बन सकती है? नहीं, समाजवादी पार्टी हर समाज के हर तबके की बात उठाती है। हाँ, पीडीए का हमारा फॉर्मूला है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं हाँ, वो अगड़े जो पिछड़े। हाँ, तो जहां मसला आएगा वहां जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी। हाँ, तो फिर आप कोर्ट में जाकर ये अर्जी डालेंगे ना इस मामले पे? नहीं, इस पे चर्चा होगी, इस पे नहीं, तैयारी चर्चा की क्या जाएगी, होनी है? अब आपके सामने इतना अन्याय हो गया, अब भी चर्चा करोगे? नहीं, अन्याय जाहिर सी बात है, 5 लोग मरे हैं पुलिस की गोली से ही। अब ये डिसाइड हो कैसे सरकारी मरे हैं वो लोग। संपत्ति जल गई, नकाबपोश आए, उन्होंने पत्थर फेंके, लोग मर गए, फेलियर है ना, तो पुलिस प्रशासन का फेलियर है। हाँ, दंगा तो रोकना, फिर याचिका तो दाखिल होनी चाहिए आपकी तरफ से कि नहीं? दंगा रोकना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। नहीं, कोर्ट में दंगाइयों के आप खिलाफ जाकर सख्त याचिका कार्रवाई दाखिल करना करेंगे ना? सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं आपकी बात, ये फेलियर जो रहे, मासूम मर रहे हैं हाँ, तो उनको मासूम मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। जो पत्थर और फेंक रहे थे जिन वो तो लोगों ने मासूम नहीं होंगे दंगे ना? को भड़काने की मैं आप ही कोशिश की की बात है या मान- जो हालांकि लोग मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, जरिया बने हैं, आपको समस्या है तो उनके कोर्ट ही तो खिलाफ जाओगे और कहां सख्त जाओगे? कार्रवाई होनी चाहिए। या किसी का सर फाड़ दोगे? कोर्ट ही तो जाओगे ना? हम लोग कभी कभी त्वरित न्याय नस्ल फाड़ देते हैं, और ये परंपरा ठीक नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अब देखिए ना, जैसे बहराइच में तांडव हुआ था, 2,500 पूरे घर जला दिए गए, 2,000 परिवार, लेकिन मुरादाबाद लोगों को चिन्हित किया गया, न उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। यहाँ पर 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी तैयार कर लिए गए, अज्ञात चिन्हित है भी ना कर वो, लिया गया। कुरैशी भाई, 2500 है ना? लोगों को चिन्हित कर लिया गया, चिन्हित करके उनके खिलाफ 2500 मुकदमे लोग की चिन्हित तैयारी नहीं हुए, की वो है। अज्ञात है। अज्ञात से ही अब उसमें से चिन्हित किए जा रहे हैं। बहराइच में तांडव चलता रहा, उसमें कोई भी एक आदमी नहीं दिखा। आपके यहाँ तो देखिए वो जो काबिल वकील थे वो इनके यहाँ चले गए, लोगों के घर जलाते हुए, लोगों के कारोबारों को लूटते हुए। ठीक, कुरैशी साहब, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इतनी तबाही हुई तो आप लोग पार्टी बनोगे, कोर्ट में जाकर जो है याचिका दाखिल करोगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, वो देखेंगे, विचार करेंगे। लेकिन राज जी, जब क्योंकि जो आपके यहाँ काबिल वकील थे वो तो अब राज्यसभा वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने भी एक काबिलियत दिखाई थी 2019 में, बिना आला कमान की इजाजत के बोल दिया कोर्ट को कि मैलोड, ये जो राम मंदिर पर फैसला आना है उसको चुनाव के बाद करना। गई भैंस पानी में, क्योंकि फिर उसके बाद तो चंद्रभूषण जी ने जो माहौल बनाना था बना दिया, मैसेज तो चला गया ना। मेरा ये सवाल आपसे ये था कि क्या इस पूरे मामले को लेकर आपको किसी का भी पक्ष और विपक्ष दिखाई दे रहा हो, तो क्या याचिका दाखिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट के अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है, या तो फिर AK-47 लेकर निकले। मैं ये कहता हूं कि इस पर हमें अपने आप में विश्लेषण करना चाहिए और याचिका, देखिए, याचिका दायर करनी चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कुरैशी भाई, मैं कम लोगों की तारीफ करता हूं और मैं कभी कोई सर्टिफिकेट देने का कोई अथॉरिटी नहीं हूं, मगर तिलक भाई ऐसे हैं जो सबको लेके चलते हैं और सबकी गलत बात को गलत कहते हैं। ये हमारी भी अगर हम गलत कहते हैं तो कहते हैं, और ऐसा पत्रकार मिलना भी, ऐसा एंकर मिलना भी देश के लिए सौभाग्य वाली बात है। बस मैं इतना चाहता हूं कि तिलक भाई, मेरा आपको तारीफ करना और मेरा कोई सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आपके इस लायक नहीं हूं कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूं, मगर एक बात कहूंगा, इस वक्त देश को, सरकार हो या विपक्ष हो या आलोक भाई जैसे विश्लेषक हो या चंद्रभूषण साहब जैसे हो, कुरैशी साहब जो या राज शर्मा जैसे हो, हमें विश्लेषण करना होगा अगर इस देश को, आने वाले संतानों को एक शोषण से बचाना होगा। मैं गृह युद्ध ये नहीं कहूंगा। राजी होता क्या, वो खैर मैं कुरैशी साहब को व्यक्तिगत नहीं ले रहा, वो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको जो ठीक लगा उन्होंने कहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई, जब मैं यहां बैठता हूं तो मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है पत्रकारिता धर्म, सिर्फ पत्रकारिता धर्म। चंद्रभूषण जी, क्योंकि कुरैशी साहब ने कहा वो ठीक है जो उनका ठीक लगा, लेकिन एक बात, क्योंकि कुछ सवाल लाइव में भी आए, वो आपसे लेना उत्तर उसका जरूरी है। 4 सवाल हैं मुख्य तौर पर। पहला सवाल यह कि संबल मामले में अदानी पर आई खबरों को एक साथ बैकस्टेज करने के लिए क्या यह संबल प्रयोग संयोग है? पहला सवाल। संबल विवाद क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? दूसरा सवाल, याचिका में कहा गया कि मस्जिद के बीच के रास्ता चाहिए, क्या यह संभव है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल यह कि कहीं बस्तियां जलाई जाएं तो कहीं मस्जिद को मंदिर बताकर सीधे सीने पर गोली उतार दी जाए, यह कब तक चलेगा? देखिए तिलक जी, सबसे पहले सवाल, जो समाजवादी सवाल उठा रही है वो अपनी हार को छिपा रही है।
नहीं, अडानी वाला कोई मसला है क्या, ये जनता जानना चाह रही है। देखिए, जनता पूरे देश की जान रही है कि अडानी के साथ क्या चल रहा है, आप लोग क्या दिखा रहे हो, उसका सरकार से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए संबल वाला प्रयोग। अच्छा, एक चिंता, यदि किसी की मृत्यु हो रही है तो क्या मृत्यु पर रोटियां सेकना क्या ये ध्यान भटकाना होता है? अखिलेश यादव जी आपको सद्बुद्धि दे, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि संबल में जो थ्योरी दे रहे हैं कि अडानी वाला मसला है वो तो कुछ नहीं है ना। और आपके सांसद और वहां के विधायकों ने जो कृत्य किया है ये, वो मुसलमानों के साथ बहुत दुर्भाग्य का काम किया है। ठीक, आप वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन राज जी ने कहा कि वो जल्दी जो है संबल की तरफ जाएंगे। अब कब जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन राहुल जी ने ऐलान किया है। चलिए, लेकिन बहराइच भी जाना चाहिए था सबको। खैर, चंद्रभूषण जी, राज जी, आलोक जी और कुरैशी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।